नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण साहित्य पर आधारित प्रैक्टिस पेपर 1 पर। आज हम पहला प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने एक और सॉल्व किया था, तो ऐसे ही रैंडमली चलता रहेगा और 30 का मैंने वादा किया है। हालांकि परीक्षा होते होते और भी बन जाएंगे, तो ये 3750 प्रश्नों की श्रृंखला अनवरत चलती रहेगी और परीक्षा से पहले 5000 से अधिक प्रश्न संपूर्ण साहित्य से और मिश्रित चल ही रहा है। तो साहित्य में सब कुछ ज़रूरी है, इसलिए प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर अलग अलग टॉपिक पर क्लास मिलती रहेंगी आपको। और जिन साथियों ने आज पहली बार देखा है, हमसे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने उन साथियों को शेयर करें जो हिंदी से संबंधित हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पूरा हो चुका है। रामबाण नोट्स भी पूरे हो चुके हैं। रामबाण नोट्स वो है कि जिसमें 24 वर्ष के आए हुए सभी स्टेट में जितने प्रश्न हैं हिंदी संबंधित, वो सभी उसमें समाहित हैं। एक बार अवश्य पढ़ें, आपको आपकी तैयारी में 4 चांद अवश्य लग जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। एक पेन और पेपर रखिए, सीरियल डालिए और उसमें अपना 4 विकल्प हैं, जो सही हो उसको लिखिए, A, B, C, D जो भी सही हो। उसके बाद जब मैं बता दूं उसको आप ऐसे, यदि आपका सही है तो आप उसको टिक मारिए, अगर आपका गलत है तो आप उसको ऐसे मारिए। उसके बाद टोटल करके बताइए आपके कितने सही हैं। ये आपको आपकी तैयारी को मजबूत बनाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा। तो कथन है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल। ये शुक्ल जी का कथन है। डी विकल्प सही है। दूसरा प्रश्न भी स्टेटमेंट से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुस्तक में लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पुस्तक में लिखा है कि बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। अंधेर नगरी की रचना की गई थी। भारतेंदु के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बाबू ब्रजरत्न दास। सही विकल्प है ब्रजरत्न दास। ये बाबू ब्रजरत्न दास का कथन है। आगे चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि स्टेटमेंट आपको याद ही करने पड़ेंगे। 5 से 6 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक किस प्रकार का है? भारत दुर्दशा नाटक किस प्रकार का है? प्रहसन, भाण, नाटिका, नाट्यरासक या लास्य रूपक? तो सही विकल्प है नाट्यरासक या लास्य रूपक। भारत दुर्दशा नाट्यरासक या लास्य रूपक है। चौथा प्रश्न है, हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी 2 प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गए हैं। वास्तव में हिंदी प्रदेश व भारतवर्ष के ही नहीं वरन समस्त पूर्वी संसार के अलसाय जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? साथियों, अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मैं वादा कर रहा हूँ 20 प्रश्नों तक आप मेरे साथ बने रहिए। 20 प्रश्नों के बाद अगर आपको सही लगे तो बिल्कुल कंटिन्यू करिए, अन्यथा आपकी इच्छा है। हालांकि इसके बाद आप बेहतर महसूस करेंगे। हिंदी नवोत्थान आंदोलन के धर्म और साहित्य संबंधी
संबंध दो प्रमुख पक्षों पर भारतेंदु अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ गए हैं। वास्तव में हिंदी प्रदेश व भारतवर्ष के ही नहीं वरन समस्त पूर्वी संसार के अलसाए जीवन में नवीन चेतना और स्फूर्ति उत्पन्न करने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंधेर नगरी नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी सागर वासंडे, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। ये सही विकल्प यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासंडे जी का ये कथन है। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको याद रखें। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न है। साथियों, प्रश्नों का स्तर ऐसा है कि आपको परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और मेरी कोशिश यही है कि इन्हीं 3750 प्रश्नों में से आपका पूरा पेपर फंस जाए। तो आइए चलते हैं। 5वां प्रश्न। जब मैं अपने, यहाँ पे मैं होना चाहिए, जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, उसी ने धोखा दिया, तब मैं कैसे कहूँ मैं तुम्हें घृणा करती हूँ। आकाशदीप कहानी के किस पात्र का कथन है? नायक, चंपा, बुद्धगुप्त, प्रहरी। आकाशदीप कहानी जयशंकर प्रसाद की है और ये 1928 में आई थी और ये कथन चंपा का है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन आकाशदीप कहानी के किस पात्र का है? आकाशदीप कहानी 1928 में लिखी गई थी। सन पूछा जाता है, अक्सर नहीं भी पूछा जाता है तो अगर कहानियों को सीरियल से लगाने के लिए पूछ लिया गया तो आपको कहानी का सन जरूर याद होना चाहिए। क्या स्त्री होना कोई पाप है? यह कथन आकाशदीप कहानी के चंपा पात्र का है। चंपा का ये कथन है। इसके पहले वाला भी चंपा का कथन था। खूब पूछे जाते हैं दोनों। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? इन्होंने 3 ही कहानी लिखी थी। सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था। एक इनकी अधूरी कहानी है हीरा ऐसे कुछ है। तो 3 कहानी लिखकर ये अमर हो गए हिंदी साहित्य में। उसने कहा था खूब पूछा जाता है और वो 1915 में आई थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? गुलेरी, पंडित, इतिहास दिवाकर, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है इतिहास दिवाकर। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किस पत्र का संपादन किया? विशाल भारत, नवयुवक, जागरण, समालोचक। समालोचक का संपादन गुलेरी जी ने किया। डी विकल्प सही है। विशाल भारत के संपादक रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। वहीं नवयुवक के संपादक महात्मा गांधी रहे हैं। जागरण तो वर्तमान में चल रहा है, संजय गुप्ता जी इसके संपादक हैं। नवयुवक इम्पॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी इसके संपादक रहे हैं। विशाल भारती ये भी महत्वपूर्ण है। बनारसी दास चतुर्वेदी। जागरण करंट में पूछा जा सकता है, हालांकि यहाँ नहीं, बिहार में थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। स्थापना 9वां प्रश्न है। स्थापना कथन है, तर्क है। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। मिथक सामूहिक जीवन का संचित अनुभव है। तर्क क्या है? क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त होता है। क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक स्तर प्राप्त होता है। तो ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो यहाँ पर क्या है? मिथक क्या है? जैसे कोई भी मिथ, मतलब झूठ, अंधविश्वास। जैसे कहते हैं कि चलते समय अगर छींक हो जाए, कोई टोंक दे तो काम पूरा नहीं होता, और इस पर सभी लोग विश्वास भी करते हैं क्योंकि इसे सामाजिक स्तर पर विश्वास का व्यापक आधार प्राप्त है। हर जगह कुछ न कुछ, बिल्ली रास्ता काट गई
तो नहीं जाना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पर दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। 10वां प्रश्न है, संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। यह धारणा आज तक चली आ रही है। यह धारणा आज तक चली आ रही है क्योंकि तर्क दिया गया है, क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। क्योंकि कविता का संबंध कल्पना से है, यथार्थ से नहीं। तो ए गलत है और आर सही है। इन्होंने गलत क्या ठहराया है, यह धारणा आज तक चली आ रही है कि संसार में मनुष्य जाति के बीच कविता हृदय के भावों को लेकर ही उठी है। ऐसा नहीं है कि हृदय के भाव ही लिखे जाएंगे। 11वां प्रश्न है, काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है। स्थापना है, कथन और तर्क। काव्य की आत्मा रस है और गुण रस के धर्म है, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। तो काव्य की आत्मा रस है, बिल्कुल सही बात है, और गुण रस के धर्म है। रस ही तो काव्य में आनंद और भाव पैदा करता है, ये भी सही है, क्योंकि गुण रस के उपकारक हैं। गुण क्या है, माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये कहाँ से आता है, रस से आता है, जो इसे बेहतर बनाते हैं। ये बिल्कुल उपकारक है। ए और आर दोनों सही है, डी विकल्प सही है। आपका क्या सही निकला जरूर बताएं। स्थापना ए 12वां प्रश्न है, खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। इसीलिए यह चरित काव्य का एक विशेष भेद है। तो यह चरित काव्य का नहीं, खंड काव्य, प्रबंध काव्य की भेद है। प्रबंध काव्य 3 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और आख्यानक गीतियाँ। महाकाव्य अगर आपने पुराने पेपर पढ़े होंगे तो मैंने महाकाव्य बताया, रामचरितमानस, महाभारत। खंड काव्य के रूप में सुदामा चरित, आख्यानक गीतियों के रूप में छोटी कहानी जैसे झांसी की रानी वगैरह। तो यहाँ पर चरित काव्य का ये भेद नहीं है, इसलिए ए सही और आर गलत है। 13वां प्रश्न है, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र के से सम्मिलित कीजिए। बांगरू, भोजपुरी, कुमायूनी, खड़ी बोली। तो बांगरू देखिए हरियाणा में बोली जाती है और हरियाणा, रोहतक। भोजपुरी अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश का कोई क्षेत्र है तो भोजपुरी का लगा सकते हैं, यदि बिहार का ना हो तो, हालांकि एक साथ दिए नहीं जाते हैं। भोजपुरी छपरा। कुमायूनी कहाँ, कुमायूं के पहाड़ कहाँ है, मैप में एक बार देखेंगे, कभी कुमायूनी भूलेंगे नहीं। अल्मोड़ा। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, मेरठ। अलीगढ़ का जो क्षेत्र है वो ब्रजभाषा का क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या सही है, 5, 4, 3, 2, 1 जिसमें ना हो वही सही है, पहला ही सही है, 5, 4, 3, 2। इन रचनाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। आपका बंटी, मन्नू भंडारी, 55 खंभे, लाल दीवारें, उषा प्रियंबदा, आवा, चित्रा मुदगल, बेघर, ममता कालिया। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 दूसरा ही विकल्प सही है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यपंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। काव्यपंक्ति, रचनाकार क्या है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दिग जीवन जो पाता ही आया है विरोध। तो देखिए ये निराला जी की पंक्ति है, दिग जीवन जो पाता ही आया है विरोध। धन्य मैं पिता निरर्थक था, ये सब सरोज स्मिथ की पंक्तियाँ हैं।
अक्सर पूछी जाती हैं। सरोज इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा एक बार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास की पंक्ति है। बीन भी हूँ रागनी भी हूँ मैं तुम्हारी, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये पंक्ति मैथिली महादेवी वर्मा की है। वहीं दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। ये जल्दी से ध्यान नहीं रहता है, लेकिन यही सब चीज़ें याद रखनी है। जो चीज़ें जल्दी नहीं याद होती हैं उन्हीं को बार बार रिवाइज करिए। तो यहाँ पे क्या है, 4 3 2 5, इसका भी पहला विकल्प सही नहीं है। 4 3 2 5 सी विकल्प इसका सही है। सुमेलित करना है, काव्य शास्त्र से है, सुमेलित कीजिए। 16वां प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम। अगर आपने शायद पुराना पेपर जो चल रहे हैं उनको आपने किया होगा तो आप बिल्कुल कर ले जाएंगे। सहितो, शब्दार्थों सहितो काव्यम मतलब पता नहीं है, शब्द और अर्थ सहित, शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य है। तो ऐसे करके शब्दार्थों सहितो काव्यम, सहितो में हा आता है और भामा के नाम में भी हा आता है, इसलिए इसका सही विकल्प होगा तीसरा। ये भामा की पंक्तियाँ हैं। बस आपको परिभाषा याद रखना है, काव्य शास्त्र से यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं और परीक्षा से पहले भरोसा रखेंगे। और ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, इन 3750 प्रश्नों को मेरे साथ पढ़ लीजिए, आपकी तैयारी 80 से 90% मैं करवा दूंगा। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा बनल कृति पुनः क्वापि, पुनः पुनः क्वापि। अब पुनः पा किसके नाम में है, पंडित राज जगन्नाथ के नाम में है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, नहीं, एक धोखा हो गया। रमणीयार्थ प्रतिपादका, इसका जो प्रा है वो पंडित राज जगन्नाथ से है। और ये तद्दोषो, देखिए तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा बनलम कृति पुनः क्वापि, इनके नाम में 2 दा हैं, इनके नाम में 3 मा हैं, इनको इधर मैच करिए। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वा से शुरू होता है, वा किस में है, विश्वनाथ में है। 3 1 5 और 2, 3 1 5 2, बी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक का गद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है। निम्नलिखित में से किस लेखक का गद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है। गोरखनाथ, गंगा, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम। सही विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी, इनका गद्य सर्वाधिक प्रौढ़ और परिमार्जित है। इनका गद्य रचना का नाम है भाषा योग वशिष्ठ, जो कि 1741 में आई थी, जिसे सर्वाधिक प्रौढ़ और परिमार्जित माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी गद्य के प्रथम उन्नायकों में से उस लेखक का नाम बताइए जिसकी गद्य शैली का परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अनुकरण और विकास किया गया। हिंदी गद्य के प्रथम उन्नायकों में से उस लेखक का नाम बताइए जिसकी गद्य शैली का परवर्ती गद्य लेखकों द्वारा अनुकरण और विकास किया गया। पंडित सदल मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल। तो सदल मिश्र की भाषा का अनुकरण और विकास किया गया। नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना का नाम है, जिसे चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है। 19वां प्रश्न है, मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा प्रयुक्त भाषा की विशेषता है। मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा प्रयुक्त भाषा की विशेषता है संस्कृतनिष्ठ भाषा, चुलबुली और रंगीन भाषा। इंसा अल्लाह खां की भाषा जो क्या है, चुलबुली और
रंगीन भाषा। अगले विकल्प भी पढ़ लें। बोलचाल की शिष्ट भाषा, साहित्यिक, खड़ी बोली। बी विकल्प यहाँ पे सही है। 20वें पे आते हैं। लल्लूलाल कृत प्रसिद्ध ग्रंथ प्रेम सागर के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? इसकी रचना फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के भाषा विभाग के प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से की गई। बिल्कुल सही है। इसका गद्य ब्रज भाषा से इतना प्रभावित है कि उसका आगे विकास नहीं हो सका और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इतना ज़्यादा सर्वोच्च लिख दिया कि उसके बाद ब्रज भाषा में और सुधार नहीं हो सके। इसकी रचना पाठ्य पुस्तक के रूप में की गई है। इसकी भाषा प्रौढ़ और अत्यंत परिमार्जित है। तो भाषा अत्यंत प्रौढ़ और परिमार्जित नहीं है, बाकी सभी कथन सही है। डी विकल्प यहाँ पे सही है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसे माना है? रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली हिंदी गद्य का, अभी बात हुई है, किसे माना है? लल्लूलाल, शिव प्रसाद, राजा शिव प्रसाद सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम प्रसाद निरंजनी। सही विकल्प है राम प्रसाद निरंजनी, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक। 1741 ये लिखा हुआ है। बिल्कुल आप इसे नोट डाउन कर लें और याद रखें। अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा नीति का परिवर्तन कर यह घोषणा कब की थी कि भारतीय जनता को 20 प्रश्नों तक पढ़ने वाले हमारे साथी आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं और मेरा निवेदन है कि पेपर को पूरा पढ़ें हो सके तो, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल के होम पेज पर जाइए, जहाँ पे लिंक सेक्शन होता है वहाँ पर ही टेलीग्राम का लिंक दिया है, और जिस पर अगर आपको हिंदी संबंधित कोई भी डाउट होता है तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं पता है या आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप हमसे निसंकोच पूछ सकते हैं। अंग्रेज़ों ने अपनी भाषा नीति का परिवर्तन कर यह घोषणा कब की थी कि भारतीय जनता अपने प्रार्थना पत्र हिंदी बोली और नागरी या फारसी लिपि में प्रस्तुत कर सकती है? सन 1837, सन 1836, सन 1832 या 1585। सही विकल्प है 1836। वह कौन सा राजनीतिज्ञ था जिसने हिंदी को गंवारू बोली बताकर उर्दू की हिमायत की थी? तो वो सर सैयद अहमद खां थे। ए विकल्प यहाँ पे सही है। 24वां प्रश्न है, अंग्रेजी ने हिंदी की शिक्षा और प्रचार को सदैव हतोत्साहित करने का ही प्रयत्न किया था। इसके पीछे अंग्रेज़ों की कूटनीति क्या थी? तो अंग्रेज क्या करते थे? हिंदी की शिक्षा और प्रचार को सदैव हतोत्साहित करने का प्रयत्न किया था। इसके पीछे अंग्रेज़ों की कूटनीति थी। वह नहीं चाहता था कि हिंदी शिक्षा का प्रचार भारतीयों की मातृभाषा के द्वारा हो। हिंदी शिक्षा का प्रचार होने से हिंदुओं का अपने इतिहास, धर्म, संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ जाता तो अंग्रेज़ों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता। वह हिंदी विरोध का सारा दोष मुसलमानों पर आरोपित करना चाहता था। उपर्युक्त तीनों तो लग तो तीनों रहे हैं, लेकिन वास्तविक कारण दूसरा था। हिंदी शिक्षा का प्रचार होने से हिंदुओं का अपने इतिहास, धर्म, मेन है धर्म। आज भी हम लोग धर्म को लेकर बहुत ही सजग रहते हैं। तो धर्म संस्कृति के प्रति अनुराग बढ़ जाता तो अंग्रेज़ों के भविष्य के लिए घातक सिद्ध होता। प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला था? प्रजा हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला था? राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला था। ए विकल्प सही है।
वे कवि जिन्होंने लक्षण ग्रंथ, लक्षण और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है। वे कवि इन्होंने काव्य सृजन तो नहीं किया, लक्षण ग्रंथों का उदाहरण शैली पर, लक्षण ग्रंथ और उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है। क्या कहलाते हैं? यदि रीतकाल आपने पढ़ा है, 500 प्रश्न बेमिसाल हैं, तो रीतकाल से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। रीति सिद्ध कहलाते हैं। बिहारी लाल आते हैं इसमें प्रतिनिधि कवि के रूप में। आगे चलते हैं। जो प्रश्न पीछे मैं करवा चुका हूँ और वही प्रश्न आने हैं बार बार। यदि टॉपिक वाइज करवाया गया है तो उसमें डीप एकदम 0 से 100 तक जाएंगे, लेकिन अगर टॉपिक वाइज जाएंगे तो उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को छांटकर कुछ नए प्रश्नों को लगाकर हम यहाँ प्रश्नावली बनाते हैं और उसका परिणाम ये है कि अच्छे से अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। 27वां प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ध्यान रहे, सत्य असत्य का बिल्कुल ध्यान रखें। रीति मुक्त कवियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ये कवि प्रेम की पीर के गहरे अनुभवी थे। इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल, इनकी प्रेमिकाएं ही इनके काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल प्रेमिकाओं की वजह से ही ये ऐसे थे। इनका प्रेम एक पक्षी था। इन कवियों को अपने प्रिय से प्रेम के प्रतिदान की अपेक्षा रहती थी। सभी को होती है, प्रिय से प्रेम मिलने की अपेक्षा। 28वां प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। यह प्रसिद्ध पंक्ति किस रीत मुक्त कवि की है? तो अगर आपने रीतकाल पढ़ा है तो वहाँ पर बताया गया था ट्रिक, बोधा और धा, बोधा और धा धावनो, ये पंक्ति बोधा की है। घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, दिशदेव ये सभी रीत मुक्त धारा के कवि हैं और यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, बोधा की पंक्ति है। 29वां प्रश्न है, रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है। रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है संयमित संयोग श्रृंगार, संयोग के समय भी वियोग की आशंका, एक निष्ठ प्रेम वर्णन, ऊहात्मक तथा रहस्यात्मक भावना से मुक्त। संयोग के समय भी वियोग की आशंका रीति मुक्त कवियों के प्रेम वर्णन की सबसे बड़ी विशेषता है। 30वां प्रश्न है, विश्व के भाषा परिवारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवार है। भारोपी, चीनी, वंतु, पापुई ये सभी फालतू बकवास हैं और महत्वपूर्ण परिवार है भारोपी। भारोपी भाषा परिवार का एक अन्य नाम विरोस, भारोपी भाषा परिवार का एक अन्य नाम विरोस किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा। बी विकल्प सही है। जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए कि किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है। जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य विशेष के लिए किसी काल विशेष में किया जाता है वह भाषा कहलाती है कृत्रिम भाषा, टकसाली भाषा, गुप्त भाषा, जाति भाषा। कृत्रिम भाषा कहलाती है कृत्रिम भाषा। ए विकल्प सही है। बुंदेली भाषा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यह ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। इसकी एक उपबोली बनाफरी में ही प्रसिद्ध लोक गाथा आला खंड, आला नहीं आल्हा खंड है की रचना हुई जगनिक के द्वारा। इसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो ये बताइए, जो लोग बुंदेलखंड से हैं, क्या वहाँ पर जो भाषा लिखी जाती है, आला खंड जो लिखा गया है वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखा गया? तो ये कथन असत्य है। चौथा भी देख लेते हैं क्या है।
यह बुंदेलखंड में बोली जाने वाली भाषा है। बिल्कुल बोली ही जाती है बुंदेलखंडी, ये भी सही है, लेकिन सी असत्य है। किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? किस बोली का प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है? मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी। मारवाड़ी थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज है, मतलब कठोर भाषा, वहीं पिंगल मृदु भाषा के रूप में जानी जाती है। 35वां प्रश्न है, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी नामक प्रसिद्ध कविता किस भाषा में लिखी गई? तो शब्दों को पढ़िए, और ये खड़ी बोली में लिखी गई। रचनाकार पूछ लिया जाए तो सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। 36वां प्रश्न है, बिहारी भाषा के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है? व्याकरण का पहला ही टेस्ट जो व्याकरण वाले सेक्शन में है उसमें ट्रिक बताई गई है, कौन सी भाषा कहाँ पर है। तो बिहारी का जो ट्रिक है, मग में भोज, मग में भोज। अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है तो एक बार उस पेपर को पढ़ें। मगही, मैथिली, भोजपुरी, लेकिन छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, और पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं हैं, छा, वब, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। तो सभी के ट्रिक विस्तार से बताए गए हैं। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। अर्धमागधी, पैसाची, महाराष्ट्री, सौरसेनी अपभ्रंश से। बहुत ही आसान प्रश्न है, और सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत 5 भाषाएं हैं। कब्र कहबू, एक बार बता देता हूँ फिर से। कब्र कहबू मतलब कौरवी, ब्रज, कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली, ये सभी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हैं। खड़ी बोली शब्द का भी सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? खड़ी बोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लल्लू लाल जी ने किया, प्रेम सागर में किया। प्रेम सागर इनकी रचना है, याद रखें, प्रेम करेंगे तो लल्लू बन जाएंगे। खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम किसने दिया? गारशद अतासी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, स्वामी प्राणनाथ, ख्वाजा बंदा नवाज। सही विकल्प है स्वामी प्राणनाथ ने खड़ी बोली के एक नवीन रूप को हिंदुस्तानी नाम सर्वप्रथम दिया था। चालीसवां प्रश्न है, सन 1948-49 से भारत की 14 भाषाओं में से एक भाषा को भी स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। वह भाषा थी बांगरू, अवधी, बुंदेलखंडी, हिंदुस्तानी। तो स्वतंत्र रूप में स्वीकार किया गया हिंदुस्तानी को। डी विकल्प सही है। 41वां प्रश्न है, हिंदी के उद्भव और विकास की पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला है। हिंदी के उद्भव और विकास की पूर्ववर्ती सही भाषा श्रृंखला है। देखिए आप लोग और टिक करिए कि कौन सा है। मैं 20 सेकंड का मौन धारण करता हूँ। उम्मीद है लगा लिया होगा। वैदिक भाषा, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। जो हिंदी के उद्भव और विकास की पूर्ववर्ती सही सीरियल है तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी, ये है। संस्कृत में जब वैदिक और लौकिक आ जाए तो सबसे पहले वैदिक आएगा, उसके बाद वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी। तो इसका सही विकल्प है बी। भामा ने अपने ग्रंथ में अलंकारों की कितनी संख्या निर्धारित की है? भामा ने, इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप सीधे याद रखें 38। अपने ग्रंथों में 38 अलंकारों की संख्या निर्धारित की है।
43वां प्रश्न है, आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? आचार्य भरत ने, भरत मुनि की बात हो रही है, अपने नाट्य शास्त्र में कौन से अलंकार का उल्लेख नहीं किया है? उन्होंने 4 अलंकारों का उल्लेख किया है, मात्र 4, उपमा, रूपक, यमक, दीपक। तो ये है उपमा, रूपक, यमक, दीपक। लेकिन अनुप्रास का उल्लेख नहीं किया है, पहले ही अनुप्रास दिया है। लेकिन सबसे पहले तो हम अनुप्रास को ही बाहर कर देते हैं अगर जानकारी नहीं होती, क्योंकि यही बचपन से पढ़ रहे हैं तो लगता है इसको कैसे नहीं माना होगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार शब्दालंकार के अंतर्गत आता है? चित्र, आक्षेप, सार, विनोक्ति। तो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है चित्र। ए विकल्प सही है। किसने रीति को काव्यात्मा माना है? किसने रीति को काव्य आत्मा माना है? कुंतक, वामन, भामा, क्षेमेन। तो काव्य रीतिरात्मा, काव्य से रीति को काव्य की आत्मा माना है वामन ने। काव्यशास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियाँ प्रचलित हैं? काव्यशास्त्र में मुख्यतः कितने प्रकार की रीतियाँ प्रचलित हैं? तो 3 हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। 3 रीतियाँ प्रचलित हैं, वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली। रुद्रट ने कौन सी नई रीति मानी? तो रुद्रट की बात हो रही है तो इनके नाम में टा आता है और लाटी में भी टा आता है, अन्य किसी रीति में टा नहीं है। और रुद्रट ने यही एक नई रीति मानी है। अभी तक मैंने अभी कई रीतियां हैं, सबने अलग अलग माना है, 3, 5, 6। तो वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी। तो रुद्रट ने इसे ये नई रीति मानी है। 48वां प्रश्न है, वक्रोक्ति जीवितकार, वक्रोक्ति जीवितकार कहलाते हैं। बिल्कुल आप टिक लगाएं और लिखें कि आपका मन क्या कह रहा है। बिल्कुल जो कह रहा है कुंतक को कह रहा होगा, सही कह रहा है। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही अलंकार के उदाहरण का चयन कीजिए। बिन पद, सही अलंकार की बात हो रही। बिन पद चले सुने बिन काना, बिना कारण के ही काम का हो जाना, विभावना अलंकार। तो ये तो सही है। अब नभ उगलेगा आग का एक गोला, ये रूपक अलंकार है, ये भी सही है। रहीमन फटे दूध को मथे न माखन होए, ये उदाहरण अलंकार नहीं, यहाँ पे निदर्शन या यमक अलंकार है, निदर्शन। यही सब पूछे जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार पूछा गया, जब किसी सत्य को या सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए दैनिक जीवन का उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ पे निदर्शन अलंकार होता है। सखी हंसती भी रोती है, सखी हंसती भी रोती है, ये सब विरोधाभास का उदाहरण है, असंगति का नहीं। यहाँ पे ये प्रश्न जो है ये भी गलत है, मतलब सही है, दोनों विकल्प सही है। 50वां प्रश्न है, कौन सा अलंकार गुजरात देश के निवासियों को बहुत प्रिय था और उन्हीं के नाम पर उस अलंकार का नाम पड़ा? सत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। तो लाटानुप्रास उन्हें बहुत पसंद था। अनुप्रास का एक भेद होता है, जब अलंकार पढ़ाया जाएगा तो बिल्कुल वहाँ पे कई उदाहरण और 1-2 उदाहरण और इसकी व्याख्या लेकर मैं आपको बताऊंगा। जल्द ही अलंकार पर भी एक क्लास होगी, एक टेस्ट पेपर करवाया जाएगा। 50 प्रश्न पूरे हुए। साथियों ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कौन कौन से स्रोत आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए और वहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है भर्ती से संबंधित, योग्यता से संबंधित, तो आप निसंकोच पूछ सकते हैं। लिंक होम पेज में जाएंगे तो आपको लिंक वाले सेक्शन में मिल जाएगा। वैसे भी आप सर्च करेंगे आशुतोष साहू हिंदी साहित्य तो आपको टेलीग्राम में मिल सकता है।
अभी नया चैनल है, ज़्यादा लोग नहीं जुड़े हैं, 10 से 12 लोग हैं। तो कई लोग तो जुड़ के बाहर हो जाते हैं क्योंकि लगता है 10 लोग हैं, गलत तो नहीं है। तो गलत नहीं है, एक एक से बूंद से ही सागर भरता है। जब आप लोग जुड़ के बाहर हो जाएंगे तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो 51वां प्रश्न देखते हैं। चश्मे के तले की दृष्टि बहरी होती है, इसी से सच्ची चोट बांटता हूँ, झूठी मुस्कान नहीं बेचता। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण अज्ञेय। तो ये सक्सेना जी की पंक्ति है, ए विकल्प सही है। खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है, खड़ी बोली का सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है प्रियप्रवास साकेत कामायनी पृथ्वीराज रासो। प्रियप्रवास हरिऔध का है, साकेत मैथिली शरण गुप्त का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद का है और यही खड़ी बोली का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनमें से किस नाटक की स्त्री पात्र जो 5 पतियों की या एक ही पति के 5 रूपों के साथ जीवन निर्वाह करती है? तो सभी जानते हैं, महाभारत आपने सभी ने देखा होगा बचपन में, और द्रौपदी पति के 5 रूपों या 5 पति के साथ रहती है। बी विकल्प सही है। 54वां प्रश्न है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पक्तल में तुम पीयूष स्रोत सी झरा करो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, कितना बढ़िया लिख दिया। उपर्युक्त पंक्तियाँ कामायनी महाकाव्य के किस सर्ग से अवतरित हैं? श्रद्धा, आशा, लज्जा, संघर्ष। तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो लज्जा सर्ग से अवतरित है। 55वां प्रश्न है। आचार्य शुक्ल के निबंध 1930 ईस्वी में विचार वीथी नाम से प्रकाशित हुए थे, वे बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए? तो 1930 में विचार वीथी के नाम से आए, लेकिन बाद में चिंतामणि भाग 1 व 2 के नाम से आए। इनका सन भी पूछा जाता है। 1939 में भाग 1, 1945 में भाग 2, 1983 में भाग 3 और 2002 में भाग 4 आया चिंतामणि का। ए विकल्प सही है। 56वां प्रश्न है। हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार है, हिंदी में कपास की खेती करने वाला निबंधकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी। सी विकल्प सही है। सुषुप्ति का विलोम है, सुषुप्ति का विलोम है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सुषुप्त जागृत, सुषुप्त जागृत। पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है पौर्वात्य। शायद विलोम शब्द मैंने करवा दिया है, मुझे ध्यान नहीं, लेकिन शायद हो चुका है, विलोम हो चुके हैं। और 185 प्रश्न है, 170 प्रश्न है विलोम पर, आप लोग पढ़ सकते हैं। अति संभावित प्रश्न है, बिल्कुल वहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। पुष्प का पर्यायवाची है, पुष्प का पर्यायवाची है, तो पुष्प का पर्यायवाची तो सुमन है, पुष्प का पर्यायवाची तो सुमन है। कंचन सोना का या धन का पर्यायवाची है, कनक, गेहूँ, धतूरा, सोना। और एक पर्यायवाची और है इसका पलाश, पलाश के फूल आप लोग देखते होंगे, उसको भी कनक कहा जाता है। ललित, ललित सुंदर, रमणी, नाजुक, ये सब ललित के पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? तो मयूर है, कलापी है, केकी है। मेदिनी पृथ्वी या धरती का पर्यायवाची है, तो ये मोर का पर्यायवाची नहीं है। अनुरूप, अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप का समास पूछा गया है, अनु प्लस रूप, अव्ययी भाव समास है। अनु प्लस रूप यानी रूप के अनुसार अव्ययी भाव समास है। सी विकल्प सही है। 62वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तत्पुरुष में हमेशा कर्ता, कर्म, करण, कारक जो होते हैं, इनकी विभक्तियों को शब्दों के बीच में लगाइए और बिल्कुल आपका
उत्तर मिल जाएगा। हरिशंकर, हरि और शंकर, मान लीजिए बीच में डैश नहीं लगा है रात और दिन की तरह, फिर भी यहाँ पर द्वंद्व समास इन दोनों में, हरि और शंकर, रात और दिन। पीताम्बर, पीला है जिसका वस्त्र अर्थात श्री कृष्ण, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है, इन दोनों में द्वंद्व समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहाँ पर तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। सरसों की खली, मकई की रोटी, मूंग की दाल, सारस उड़ा। ऐसे वाक्य प्रयोग करिए और पुल्लिंग स्त्रीलिंग ऐसे ही निकलता है, यही प्रक्रिया है, ज़बरदस्ती नहीं कि कुछ भी। और जैसे सारस उड़ा, सारस उड़े, अब कह दे कि बहुवचन है, सी विकल्प यहाँ पे सही है। सारस पुल्लिंग शब्द है। वाक्य प्रयोग करके 1 से 2 वाक्य प्रयोग करें और आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग निकल आएगा। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, वो जो था वो अलग है, आप अलग हैं। अलगाव का भाव आए तो कौन है? अपादान कारक है। जिस शब्द से संज्ञा का गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो, जिस शब्द से संज्ञा का गुण दशा स्वभाव आदि लक्षित हो, उसे क्या कहते हैं? परिमाणबोधक, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। तो गुण दशा स्वभाव किससे मिलेगा? हमें गुणवाचक विशेषण से मिलेगा, और यही सही है। 6वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन सिर्फ 4 हैं, या, रा, ला, वा। तो सा पा है यहाँ पे, आगे क्या है? डी में दिया गया है या, और यही सही है। निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ओष्ठ ध्वनि में क्या आता है? उपु ओष्ठ। वर्णमाला पढ़िए, जो 100 या 125 प्रश्न होंगे मैंने करवा दिए हैं। वर्णमाला जितना आसान है, बचपन से पढ़ रहे हैं, उतना ही उसके प्रश्न कठिन है, अक्सर गलत करते हैं सभी लोग। तो उपु ओष्ठ, पा फा बा भा मा और उ, छोटा उ बड़ा उ, ये सभी ओष्ठ ध्वनि है। लेकिन पा फा बा भा मा, इच यस तालु, तालु से उच्चरित होता है चा। लिपियों का सही विकास क्रम है, लिपियों का सही विकास क्रम है तो चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक, ध्वनिमूलक लिपि। यही सीरीज है, यही सीरियल चलता है, चित्र, सूत्र, प्रतीक, भाव, ध्वनि। इसको अपने कॉपी में एक तरफ लिखिए, याद रहे, क्योंकि पूछा जा सकता है। 69वां प्रश्न है, हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य करने वाली संस्था का नाम क्या है? केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, राजभाषा अनुभाग। तो सही विकल्प है हिंदी की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य कौन करेगा? उसी से संबंधित आयोग। 70वां प्रश्न है, प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध किससे है? प्रयोजन मूलक भाषा का संबंध साहित्य, कला, कल्पना, जीविकोपार्जन। प्रयोजन मूलक भाषा का प्रमुख संबंध जीविकोपार्जन से है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, डी विकल्प सही है। उकार बहुला, उकार बहुला बोली मानी जाती है। अवधी, भोजपुरी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी उकार बहुला बोली है। और ओकार बहुला पूछी जाए तो ब्रजभाषा है। लेनो, बसेरो, भयो ऐसे करके बोला जाता है। 73वां प्रश्न है, भाषाओं का सही अनुक्रम है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी। अभी बताया गया है और डी विकल्प सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? भाषा हिंदी भाषा वाले में जो पेपर करवाया गया था व्याकरण सेक्शन में ही, उसमें ये प्रश्न
पूरे डिटेल से इन सभी के भी अनुच्छेद बताए गए हैं यहाँ पर, इसलिए थोड़ा तेज चलते हैं। जैसे जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट होते जाएंगे यहाँ पर उनका विस्तार घटता जाएगा, जो जो प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि मुझे याद है तो मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपको भी याद होगा। आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? आर्य परिवार की भाषाओं का वर्गीकरण ध्वनियों के आधार पर करने की चेष्टा सबसे पहले किस विद्वान ने सुझाया था? अस्कोली, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, वान बाइडेक, गिलक्राइस्ट। अस्कोली ने सबसे पहले सुझाव दिया था। ए विकल्प सही है। 75 प्रश्न हो गए हैं। आगे चलते हैं साथियों। 76वां प्रश्न है, सीय मुख सरिस मुख भाई, सीय मुख सरिस मुख भाई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सीता का मुख अद्वितीय है, अन्य किसी से तुलना नहीं हो रही। यहाँ पे जब किसी वस्तु को अद्वितीय या अनुपम बताया जाता है तो वहाँ पर अनन्वय अलंकार होता है। ध्यान रहे, ना तो यहाँ पे किसी अन्य से तुलना की गई है, अन्य का नाम ही नहीं है, यहाँ पर अनन्वय अलंकार है। 77वां प्रश्न, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? छंद पूछा जाए तो सबसे पहले मात्राएं गिने। 2 1 3 1 4 2 6 2 8। यहाँ पे सुंदर में ध्यान रहे, यहाँ पे 2 मात्राएं होंगी। 8 2 10 11 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं इसमें हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं कहाँ होती हैं? चौपाई में। और चौपाई में कितनी होती हैं? 15 मात्राएं होती हैं। वहाँ भी 4 चरण होते हैं। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद वाणिक छंद है? वाणिक मात्रिक 2 तरह के छंद होते हैं। और अरिल्य, रोला, उपेंद्र वज्रा, गीतिका। तो उपेंद्र वज्रा ये वाणिक छंद है। उपेंद्र वज्रा वाणिक छंद है। इसकी ट्रिक बताई जाएगी जब मैं पढ़ाऊँगा अलंकार। इतनी बढ़िया ट्रिक है कि कभी आप वाणिक छंद भूलेंगे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद नहीं है? सवैया, कवित्त, कुंडलिया, इंद्रवज्रा। तो कुंडलिया मात्रिक छंद है, बाकी सब भी वाणिक हैं। और इसमें 6 चरण होते हैं, 24 मात्राएं, दोहा प्लस रोला का मिक्सचर होता है। 2 चरण दोहा के, उसके बाद 4 चरण रोला के होते हैं। इंद्रवज्रा का ट्रिक है, तात जगे गावे इंद्रवज्रा, तगड़ तकड़ जगड़ और 2 गुरु होते हैं। इसी तरह उपेंद्र वज्र का है, जति जगे गावे इंद्रवज्रा, जगड़ तगड़ जगड़ 2 गुरु। यही सब ट्रिक आपको अलंकार वाले सेक्शन में बता दी जाएंगी ताकि आप बढ़िया से लिख लें। अभी बीच बीच बताई जाएंगी तो आपको ध्यान भी नहीं रहेगा, और वहाँ पर मैं PDF दे दूँगा ट्रिक की। निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? निम्नलिखित में श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का कौन सा भेद नहीं है? अनुकूल नायक होते हैं श्रृंगार रस वाले, स्तट भी होते हैं, धीर प्रशांत दक्षिण भी होते हैं। लेकिन धीर प्रशांत जैसे भगवान राम है, इनको जो है श्रृंगार रस की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। तो श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक का ये भेद बिल्कुल नहीं है। 81 नंबर प्रश्न है, किस सूफी काव्य में अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है? किस सूफी काव्य में
अंग्रेजों के द्वीप का वर्णन है तो उस्मानकृत चित्रावली में, उस्मानकृत चित्रावली में। प्रभा खेतान के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उपन्यास पर 300 से अधिक प्रश्न हैं, जल्दी ही करवाए जाएंगे 300 प्रश्न। चाहे तो मैं 50-50 नहीं 100 प्रश्न करवा दूंगा 3 भागों में। 50-50 चलेंगे तो लगभग 6 क्लासें होंगी। जैसा आप कहें वैसा कर दिया जाएगा। आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, अग्नि संभवा, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। उपन्यासों का सही अनुक्रम यही है। वर्षवार ऐसे ही प्रकाशित हुए। आओ पेपे घर चले, इसमें अमेरिकी जीवन की कथा है। तालाबंदी, अग्नि संभवा, छिन्न मस्ता, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? प्रताप नारायण मिश्र की किस रचना में बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है? करुण दशा कहाँ आती है? मन में आती है। मन की लहर है जिसमें बाल विधवाओं की करुण दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। 84 पे पृथ्वीराज रासो को पिंगल शैली में माना है नगेंद्र ने। और यदि डिंगल शैली पूछ ले तो बच्चन सिंह। आदिकाल पढ़िए, बहुत सारे प्रश्न हैं, 500 से 600 प्रश्न। आदिकाल का कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। नंदिकेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है, नंदिकेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र और अभिनय शास्त्र ये तो दोनों एक ही चीज़ हैं, भरत मुनि के हैं। नाट्य दर्पण आचार्य रामचंद्र व गुणचंद्र के हैं। नंदिकेश्वर का अभिनय दर्पण है। प्रभा खेतान के किस उपन्यास में एक अमेरिकी नारी जीवन की अंतर्व्यथा का उद्घाटन हुआ है? अभी बताया। आओ पेपे घर चलें। 87 भारतेंदु के प्रसिद्ध अधूरे उपन्यास हठी हमीर को नाट्य रूपांतरण कर किसने पूरा किया? हठी हमीर बहुत ही चर्चित नाटक है, बहुत ही प्रसिद्धि मिली इनको नहीं, जिन्होंने पूरा किया। पहले हठी हमीर को भारतेंदु हरिश्चंद्र लिख रहे थे लेकिन नहीं लिख पाए, फिर उसे लाला श्रीनिवास दास ने लिखा दूसरे नंबर पे। ये भी निपट गए 1887 में। तो इनको लगा कहीं ऐसा तो न हो। अगले जो है प्रताप नारायण मिश्र ने इसकी विधा बदल दी और उपन्यास से नाटक कर दिया। जब नाटक कर दिया और इसे पूरा किया, इस पर इन्हें बेहद सफलता मिली और बहुत ही ये चर्चित नाटक रहा हठी हमीर। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्ति मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा किसने दी? कितनी बड़ी परिभाषा है ये, और पूछी भी जाती है। हालांकि बहुत बड़ी परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं, परंतु ये कोई बहुत बड़ी नहीं है। काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु वैयक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं कल्पना के सांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेय रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा गुलाब राय ने दी थी। स्क्रीनशॉट लीजिए और ये लिखिए इसको अपने कॉपी में। बिल्कुल ये लाभदायक है, पूछी जाएगी। 89 है, हरिऔध जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम का, लोक प्रेम का, जाति प्रेम का, परिवार प्रेम का की आदर्श कल्पना की है? तो रस कलश में की है। डी विकल्प सही है। पाणिनि चरित मुबारक की रचना है। सुजान चरित सूदन की रचना है। काव्य प्रकाश चिंतामणि की है, वहीं छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। 3 4 1 2। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर
बी विकल्प सही है। मैलांचल किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास है और रेणु जी का है, फणीश्वर नाथ रेणु का। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, इनमें से कोई नहीं। तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, लाला श्रीनिवास दास का, 1882 में छपा था। भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी, नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। इसका पूरा नाम है नूतन ब्रह्मचारी, एक सहृदय के हृदय का विकास। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग किया है हरिश्चंद्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बी विकल्प सही है। आधुनिक काल के कवियों में कौन कवि अवधी में रचना करता था? कौन सा कवि आधुनिक काल में कौन सा कवि अवधी भाषा में रचना करता था? त्रिलोचन शास्त्री। भिखारी ठाकुर को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान प्रश्न है, फालतू में विकल्प घंटे भर नहीं पढ़ेंगे। ये रामबाण में ऐसे ही है कि सीरियल से, इसीलिए रामबाण इसीलिए महत्वपूर्ण है, जो सबसे पहले मैंने कराया। 10 से 12 घंटे में आपका पूरा हिंदी साहित्य 80% तैयार होगा, ऐसा है रामबाण। परीक्षा के समय कुछ दिन पहले उसका मैराथन लेकर आऊँगा और बड़े बड़े टॉपिक चुन करके 1 दिन में 2 दिन में जितना जल्दी हो सकेगा उसको ख़त्म कर दूंगा फिर से और अच्छे तरीके से। भिखारी ठाकुर क्या कहा जाता है? भोजपुरी का भारतेंदु। और इनका एक विदेशिया नाटक बहुत प्रसिद्ध है, विदेशिया। अवधि का विकास, अवधि का विकास नामक शोध ग्रंथ के रचनाकार हैं बाबूराम सक्सेना। 98। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? जयभट्ट के शिलालेख में। बी विकल्प सही है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? संविधान जब बना था 1949-50 में, जब लागू हुआ तब की बात हो रही है। तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? अनुसूची पूछ ली जाए, हालांकि हिंदी में नहीं पूछी जाएंगी। तब 10 अनुसूची थी, अब 12 हो गई हैं। और तब 14 भाषाएं थी, अब 22 हो गई हैं। देखिए, पहला ही विकल्प 22 दिया गया, लोग खट से मारते हैं 22, लेकिन ये वर्तमान स्थिति है, ये 1949 की स्थिति है। डी विकल्प सही है, प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्थ संकोच के अंतर्गत नहीं आता? अर्थ संकोच के अंतर्गत नहीं आता। पंकज, कृष्ण, मंदिर, तेल। तो अर्थ संकोच क्या है? अर्थ संकुचित हो जाए। अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार होता है, अर्थादेश। 3 प्रकार से परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न भी यही है। अर्थ परिवर्तन की, पहले इसको कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं। अर्थ परिवर्तन की कुल कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो बिल्कुल 3 दशाएं मानी गई हैं। अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अर्थ विस्तार में अर्थ एक शब्द के, जैसे तेल, आज उदाहरण यहाँ से लेते हैं, यहाँ पर अर्थ संकोच के अंतर्गत तेल नहीं आएगा, तो ये किस में आएगा? अर्थ विस्तार में आएगा। आज हर प्रकार के तेल को तेल कहा जाता है, पहले केवल सरसों के तेल को तेल कहा जाता था। आज हम पेट्रोल, डीजल सभी को, रिफाइंड है तो उसको भी तेल, कड़वा तेल, तिल्ली का तेल, सभी को तेल कहते हैं। लेकिन तब पहले केवल एक तेल के लिए तेल कहा जाता था। पहले कृष्ण शब्द हर काली चीज़ के लिए, सांवली चीज़ के लिए कहा जाता था, लेकिन आज ये भगवान श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। पंकज, पंकज, जैसे ये रूढ़ हो गए तो ये अर्थ संकोच हो गया, ये अर्थ विस्तार हो गया। और एक होता है अर्थादेश। अर्थादेश में क्या होता है कि अर्थ बिल्कुल उलट जाता है। जैसे पहले असुर शब्द देवता के लिए होता था, अब वो राक्षसों के लिए प्रयुक्त होता है। पहले आकाशवाणी
देवताओं की वाणी रहती थी, आज वो रेडियो के लिए इस्तेमाल की जाती है, आकाशवाणी। मंदिर पहले घर के लिए भी प्रयोग किया जाता था, मंदिर घर को कहा जाता था, आज केवल देव स्थान के लिए रूढ़ हो गया है। तो ऐसे है अर्थदेश, अर्थादेश, अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार। 102 प्रश्न है, 102वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित में से अशुद्ध विकल्प का चयन करें। मोहन श्याम को खत लिखता है, मोहन श्याम को खत लिखता है एक वाक्य है, बिल्कुल ये मिश्र नहीं है, ये सरल वाक्य है। बूंद में रेत में गिरी और विलीन हो गई, ये और जो है ना संयुक्त वाक्य है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, जहाँ और अथवा बल्कि ये सब लगा के हो तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा, किंतु अथवा संयुक्त वाक्य में लगाए जाते हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह परीक्षा में सफल हो, ये मिश्र वाक्य है। एक से एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि वह परीक्षा में सफल हो, आश्रित है, ठीक है। तो ये मिश्र वाक्य हो गया। मोहन बहुत सुंदर लड़का है, सरल वाक्य है। एक ही क्रिया है, केवल एक ही मुख्य क्रिया हो तो वहाँ पर जैसे ये केवल खत लिखना, एक ही लिखना, लिखता है, खत लिखता है, एक ही क्रिया है मुख्य, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी में कुल कितने स्वर माने गए हैं? उच्चारण की दृष्टि से वर्णमाला पढ़िए, 10 माने गए हैं। 104, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने गोदान को कृषि संस्कृति का शोकगीत न मानकर करुण का महाकाव्य माना है? रामेश्वर गुरु, नंदुलारे वाजपेयी, नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर गोपाल राय। तो नलिन विलोचन शर्मा गोदान को कृषि संस्कृत का शोकगीत न मानकर करुण का महाकाव्य मानते हैं। अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दी। बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। छायावाद ने यदि महादेवी को जन्म दिया, छायावाद ने यदि महादेवी को जन्म दिया तो महावीर देवी ने छायावाद को प्राण दिए। महादेवी के संबंध में यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा का है, बी विकल्प सही है। 108, मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। मुक्तिबोध का संसार कुल मिलाकर निषेध का निषेध है। मुक्तिबोध के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? नामवर सिंह का है, बी विकल्प सही है। बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें नीतियां स्वतः सिद्ध होती चली गईं। बिहारी के संबंध में यह कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। भक्ति काल को कलात्मक उत्कर्ष काल की संज्ञा किसने दी है? भक्ति काल की बात हो रही है, ना कि आदिकाल की। और कलात्मक उत्कर्ष काल कहा है पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने, जिन्होंने आदिकाल को अंधकार काल की संज्ञा दी थी। आदिकाल के नामकरण के संबंध में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। संक्रमण काल हरिश्चंद्र वर्मा और राम खिलावन पांडे सही है। आविर्भाव काल शैलेश जैदी, प्राचीन काल शंभुनाथ सिंह, वीर काल राम प्रसाद मिश्र गलत है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। एफ.एस. ग्राउज ने हिंदी के किस कवि को हिंदी काव्य का जनक माना है? एफ.एस. ग्राउज ने हिंदी के किस कवि को हिंदी का जनक माना है? तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्र बरदाई को। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने किस ग्रंथ को गुरु चेला संवाद के रूप में प्रस्तुत किया है? अखरावट को गुरु चेला संवाद कहा जाता है।
रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि को बहुभाषाविद कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि को बहुभाषाविद कहा है? तो नूर मोहम्मद जी को कहा जाता है। सी विकल्प सही है। 115वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से बच्चन सिंह ने किस कवि को क्लासिकल काव्यधारा का कवि माना है? बच्चन सिंह ने बिहारी लाल को क्लासिकल काव्यधारा का कवि कहा है। बिहारी लाल को क्लासिकल काव्यधारा का कवि कहा है। 116वां नंबर प्रश्न है, भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी अन्य कवि का नहीं। भाषा मानो उनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई कि उसे अपनी अनूठी भावभंगी के साथ जिस रूप में चाहते थे मोड़ सकते थे। किस कवि की भाषा के संबंध में रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही है? सबसे बड़ी बात कि ये बात किसके लिए कही गई है और किसने कही है? तो शुक्ल जी ने कही है और घनानंद के लिए कही है। 117, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना घनानंद द्वारा रचित नहीं है? प्रेम पत्रिका, प्रेम सरोवर, प्रेम पद्धति, प्रेम चमत्कार। प्रेम चमत्कार घनानंद की रचना नहीं है। 118 पे आ गए हैं, 7 प्रश्न और बचेंगे। निम्नलिखित में से किस कवि ने दादा भाई नौरोजी के पार्लियामेंट के सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण तथा विलायत में उन्हें काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी थी? तो बिल्कुल यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। इनको बहुत आघात लगा और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने उनको काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं और पार्लियामेंट का सदस्य चुने जाने पर हर्षपूर्ण कविताएं लिखी हैं। इनका जीवन काल 1855 से 1923 है। 119वां प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तुतक के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रामचंद्र शुक्ल सही है। सुमित्रा नंदन पंत, नंदुलारे वाजपेयी ये भी सही है। जयशंकर प्रसाद, इलाचंद जोशी व सर्वमान्य मत, हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है और यही सुमेलित नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी, विनय मोहन शर्मा ये भी सही है। 120 नंबर पे है, पंत ने अपनी किस रचना को कल्पना का बेहवल बाल कहा है? तो पल्लव को कहा है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा, किसने कहा? शांतिप्रिय द्विवेदी। खूब पूछा जाता है। पंत ने अपनी किस रचना को कल्पना का बेहवल बाल कहा? तो वो पल्लव है। किस विद्वान ने केशवदास को भाषा का मिल्टन की संज्ञा दी है? केशवदास को भाषा का मिल्टन किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु, पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो मिश्र बंधुओं ने इन्हें मिल्टन कह दिया। बी विकल्प सही है। रामचंद्रिका के छंदों के अजायब घर कहने वाले समीक्षक कौन है? छंदों को अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को, केशवदास की रचना है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। खूब मैंने बताया है। किस रीतकालीन कवि ने अपना नाम मणिमाल बताया है? किस रीतकालीन कवि ने अपना नाम मणिमाल बताया है? नाम लास्ट में मणि आएगा, वही मणिमाल बताएगा। चिंतामणि। राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है। ये बहानों देखते ही आपको आंख मूंद कर भिखारी दास लगाना है, क्योंकि पता है भिखारी लोग भीख लेने के लिए खूब बहाने बनाते हैं। और राधा कन्हाई तो सुमिरन को बहानो है और ये प्रश्न पूछा जाता है, ये पंक्ति आती है। अच्छी ट्रिक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। हिंदी भाषा की प्रकृति कैसी है? हिंदी भाषा की प्रकृति कैसी है?
श्लिष्ट योगात्मक, संयोगात्मक, विश्लिष्ट, वियोगात्मक, विश्लिष्ट, वियोगात्मक, श्लिष्ट। तो सही विकल्प है वियोगात्मक विश्लिष्ट। जब विभक्तियाँ लुप्त हो जाएं तो वियोगात्मक हो जाता है, और जब जिसका विश्लेषण हो जाए तो विश्लिष्ट हो जाता है। ठीक से उस भाषा का विश्लेषण हो गया है तो हिंदी भाषा का वियोगात्मक विश्लिष्ट माना जाता है, और वो है भी। और इस तरह से आज के 125 प्रश्न पूरे हुए। कैसे लगे साथियों ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक ही हमारा मनोबल बढ़ाता है। हमें आगे कैसा प्रश्न लाना चाहिए, कैसा नहीं लाना चाहिए, बिल्कुल ये हमें सूचित करता है। आपका फीडबैक कमेंट ज़रूर सूचित करें। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।